नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के विज्ञान का 5वां क्लास है और हम लोग चल रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका डी कि पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। बाकी अन्य जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये सभी के सभी जो हैं तापमान के मात्रक हैं। पास्कल जो है यहाँ पे अगर बात करें तो यह किसका मात्रक है, दाब का। और बाकी सभी के सभी क्या हैं, आपके तापमान के मात्रक हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थल समीर बहने का समय कब होता है। तो बेसिक तौर पे थल समीर कब बहता है, तो रात के समय में क्या होता है, आपका थल समीर बहता है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र समीर बहने का समय कब होता है। तो समुद्र समीर जो होता है वह दिन के समय में बहता है। और तीसरा कह रहा है कि हमें गहरे रंग के कपड़े कब पहने चाहिए। तो बेसिक तौर पे शीत ऋतु में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हल्के रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए। तो बेसिक तौर पे हमें ग्रीष्म ऋतु में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैचअप से ही है। तो यहाँ पे अम्ल का नाम दिया गया है और ये दिया गया है कि किसमें वह पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे पाए जाने वाले, तो यहाँ पे दिया है फार्मिक अम्ल और यहाँ पे दिया है। तो बेसिक तौर पे आपने पता है कि जो फार्मिक अम्ल होता है वह पाया जाता है चींटी के डंक में। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए वाला। और दूसरा कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, तो चूने का जो पानी होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तीसरा कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल की अगर बात करें तो जो टार्टरिक अम्ल होता है वह खट्टे चीज़ों में खासकर जैसे इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह साबुन में पाया जाता है। तो ये आपका डी हो जाता है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे आपने पता है कि कुछ आपके प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राकृतिक अम्लों की अगर बात की जाए तो उनके जैसे कि एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वह नींबू कुल के जैसे कि खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल जो होता है वह पालक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल वो बेसिक तौर पे जैसे कि जिसे हम लोग विटामिन सी कहते हैं वह आंवला में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वह इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। तो ये सभी के सभी आप क्या थे, प्राकृतिक अम्ल थे। अब यहाँ पर जो बेसिक तौर पे रासायनिक अम्ल है, तो रासायनिक अम्ल की अगर बात करें जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे पाया जाता है, तो खाने के सोडे में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसिक तौर पे जो लिक्विड होता है उसमें पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता, जो कि बिल्कुल आपका सही है। अगला कह रहा है कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है आपका कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे जानते हैं कि ऐसा पदार्थ जो तो ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है उसे हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का बेसिक तौर पे कोई रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। अगले की अगर बात करें कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि जो हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं।
और आगे की अगर हम बात करें कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषण के रूप में बेसिक तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों जो बेसिक तौर पे हवा में रहती हैं और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं, इसी को हम लोग बेसिक तौर पे क्या कह लेते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपका कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उनके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे कहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से गलत है। तो हालांकि यहाँ पे सही होता है पहला वाला ऑप्शन, कि केवल पहला सही है। तो जानते हैं यहाँ पर कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो बेसिक तौर पे पादपों के वृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मृदा अम्लीय भी हो जाए तो भी सही नहीं है, और मृदा अगर क्षारीय भी हो जाती है तो भी सही नहीं होता है। और अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए हम लोग बेसिक तौर पर क्या करते हैं, बूझा चूना का प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक तौर पे कहते हैं। इनका उपयोग लाया जाता है। जबकि जैव पदार्थों का प्रयोग मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जैव पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्षारीयता को दूर करने के लिए जैव पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही मैचअप रहा, जहाँ पे त्रुटि रहा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलय की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। तो ये भी सही है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि बेसिक तौर पे गांव में जब किसी को चींटी या इस प्रकार की चीज़ें काटते हैं तो उसमें चूने का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी डंक की जो विषाक्तता है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया आपका कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या हैं, आपके सही हैं। जानते हैं आपका कि भारत में बेसिक तौर पे आपका यहाँ पर ध्यान मैंने दिया, यहाँ पे आपका फिर से क्वेश्चन बताते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये बिल्कुल आपका उल्टा स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उत्क्रमणीय होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये आपका सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो बी वाला आपका सही है। और पहला वाला क्यों गलत है वह बेसिक तौर पर मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपका कह रहा है कि कागज़ का बेसिक तौर पे कागज़ के रंग में परिवर्तन होना या कागज़ को फाड़ना, तो ये आपका बेसिक तौर पे तो कागज़ का फाड़ना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो अगला है कि रंग परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन का नहीं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक का नहीं है। कागज़ का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, न कि भौतिक परिवर्तन का। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल पहला वाला जो है वह आपका क्या है, सही है, बाकी आपके गलत हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कागज़ का फाड़ना, तो जानते हैं कि निश्चित रूप से कागज़ को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है,
लेकिन इसके टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः बेसिक तौर पे कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलाना क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है, और बाकी एक आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन हुआ है, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि लगभग 25 वर्षों के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहलाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें एक्सप्लेन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में इनका तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे ध्रुवी भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और अगला कह रहा है कि अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में यहाँ, मतलब कि अनेक प्रकार की पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चारों के चारों स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है डी। बेसिक तौर पे यहाँ पे जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हमने पता है कि 6 महीने का मतलब कि दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। इस क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है, अतः यह सदैव क्या होते हैं, बेसिक तौर पर बर्फ से ढके होते हैं तथा सर्दियों में तापमान यहाँ पर -37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय हमें अत्यधिक सर्दी ही देखने को मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवी भालू, पेंगुइन, रेंडियर, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, शील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवी भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। आगे की अगर बात करें मछलियों की, तो जहाँ मछलियाँ लंबे समय तक ठंडे जलों में रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसीलिए बेसिक तौर पे इन क्षेत्र की पक्षियाँ जब सर्दी बढ़ती है तो अपने आप को किसी गर्म स्थान पर लेकर चली जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि उष्णकटिबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, और यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है, जिसे हम लोग सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि लायन टेल्स लंगूर यानी कि दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में यानी कि सदाबहार वनों में पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, कि चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे जाने कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा हमें देखने को मिलती है। उष्णकटिबंध वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु भी हमें देखने को मिलते हैं। लायन टेल्स लंगूर यानी कि दाढ़ी वाला एप्स जो होता है पश्चिमी घाट के वर्षा वनों यानी कि सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद ऑयल, लाल नेत्र वाला मेढक, न्यूवर्ड्स, मंकी टूनक पक्षी, हाथी आदि यहाँ के बेसिक तौर पे जो केरल के सदाबहार वन है वहाँ पर पाए जाने वाले जंतु हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन कह रहा है कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। कारण कह रहा है कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो आपका यहाँ पे तो आपका कि कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कारण का कथन से कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है बी वाला होता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है। तो पहला कह रहा है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका सही होता है केवल पहला वाला ए सही है। बाकी क्यों गलत है हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला वाला तो सभी को पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास की पट्टी को बेसिक तौर पे सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है, नो डाउट। दूसरा कह रहा है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, न कि 30 डिग्री के अक्षांश की पट्टी से। तो इस प्रकार से आपका गलत है, क्योंकि आप बेसिक तौर पे जो देखते हैं कि यहाँ पे गर्म वायु है, तो बेसिक तौर पे 0 डिग्री से जो होता है 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु क्या होता है, भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा है तो इधर की ओर गतिशील होता है, ना कि यहाँ से इधर की ओर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो वायु होता है, ठीक है, तो हवाएं हमेशा क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। तो भूमध्य रेखा की ओर हमेशा क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और यहाँ पे 30 डिग्री की ओर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर बढ़ती हैं, न कि 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर। तो इस प्रकार से दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की सतह असमान रूप से क्या होती है, गर्म होती है, और इस कारण से पवनों का प्रवाह जो होता है 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक तौर पे जब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जाएंगे तो पवनों का प्रवाह जो होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर होता है। तो इस प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है, यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लेकर आते हैं, जिससे वर्षा होती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, सभी के सभी अपने आप में एक्सप्लेन है। अगला है आपका कि तड़ी, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि सही कथन का चयन करिए। पहला कह रहा है कि वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे कि तड़ी झंझावात का निर्माण होता है। ये बिल्कुल आपका सही है। अगला कह रहा है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। तो ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है। जानते हैं यहाँ पर कि तड़ी झंझावात भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन क्या होती है, प्रबल हो जाती है, और पवन वायु में पहले से विद्यमान जो जल बूंदों को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है, जहां तापमान कम होने के कारण वह जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं, और गिरती हुई जल बूंदों और तीव्र वेग के कारण ऊपर उड़ती परस्पर वायु के साथ में जब क्रिया होती है, ठीक है, तो वह तड़ी झंझावात का रूप लेती है, जिसके कारण एक बिजली चमकती है और हमें आवाज़ भी सुनाई देती है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं, और इन परिस्थितियों को इस प्रकार बेसिक तौर पे समझ सकते हैं कि हम अगर कहें कि बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्पन में परिवर्तित हो जाता है, और जब जल वाष्प की बूंद के रूप में बदलती है तो वायुमंडल में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, इससे वायुदाब बेसिक तौर पे कम हो जाता है, और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक परत कुंडलियों के रूप में घूमती हुई हमें दिखाई देती हैं। मौसम की इसी स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने का कुछ प्रमुख कारण है। अगला जो क्वेश्चन है कि चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। बिल्कुल आपका उल्टा स्टेटमेंट है। जब यहाँ पे होना चाहिए कि जो पूर्वी तट है चक्रवातों और प्रबलताओं की आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके कारण पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस, जापान में इसे टाइफून कहते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है कि केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है, गलत है, क्योंकि यह पूरा आपका उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है।
अगला जो क्वेश्चन है वह मैचअप करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे मृदा की परतें और उनकी विशिष्टता। तो पहला जो कह रहा है आपका कि शीर्ष मृदा स्तर अथवा ए सन स्तर की स्थिति क्या होती है। तो ए सन स्तर यह परत मृदु सन्नद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। तो आपका पहले का ए होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका कि मध्य स्तर अथवा बी सन स्तर की स्थिति क्या होती है। तो बी सन स्तर की अगर हम बात करें तो इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम होता है, परंतु इसमें खनिज क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम बात करें बी सन स्तर की तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तीसरी परत अथवा सी सन स्तर की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे हमें जो होता है कि दरार और बिदरों युक्त सैल छोटे छोटे ढेलों की बने हुए में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन हो जाता है। और अगर कह रहा है कि आधार सेल, तो यहाँ पे क्या होता है कि यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसे बेसिक तौर पे ये आपका आधार सेल इसे हम कह लेते हैं। तो ये आपका सही मैचअप हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी मृदा जो होती है दोमट मृदा होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दोमट मृदा बलुई चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है कि गाद कणों का आपस में गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी कणों के अमाप के बीच का होता है। तो ये भी आपका सही होता है। यहाँ पे उसके कणों की आकार के बारे में कह रहा है। तो जो गाद कणों की साइज होती है, ठीक है, बालू और चिकनी कणों के साइज के बीच की होती है। तो ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है कि बलुई मिट्टी गेहूँ चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी इनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि पहला दूसरा और तीसरा तो सही है लेकिन चौथा गलत है। अब यहाँ पे जानते हैं कि पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है और दोमट मृदा होती है। यह दोमट मृदा बलुई चिकनी और गाद का मिश्रण होता है। गाद का जो साइज होता है बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के बीच का होता है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। बात करते हैं कि चिकनी मिट्टी जिसको कि हम लोग मृत्तिका कहते हैं और दोमट मिट्टी जो होता है गेहूँ चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है। जबकि कपास उगाने के लिए बेसिक तौर पर हमें क्या चाहिए होता है, बलुई, और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो इनके लिए दोमट कह सकते हैं और चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, दोमट और चिकनी इन सभी के लिए क्या होता है, बेसिक तौर पे गेहूं चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत था। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन की ऊपरी वायु जिसको कि हम लोग कप दीप्त होती हुई दिखाई देती है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ऐसा जो होता है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। हम जानते हैं यहाँ पर कि गर्मी के दिनों में मृदा से जल क्या होता है, वाष्पन के कारण ऊपर उड़ती हुई जल वाष्प वायु की अपेक्षा सघन बना देती है और इससे सूर्य के प्रकाश परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु जो होती है वह कप्त दीप्त दिखती हुई हमें प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये कक्षा 7 के विज्ञान का क्लास था। जो लास्ट इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें 7 का विज्ञान समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग 8 का विज्ञान शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था को। ठीक है, अर्थव्यवस्था को शुरू करेंगे और उसके हम लोग 6 से 8 तक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।